आज का जिला है मां शारदा की नगरी। जी हां, ऐतिहासिक संदर्भों में जो भरूच स्तूप और आलाउदल की लोक गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है, धार्मिक संदर्भों में मां शारदा और भूमरा के एक लिंगी शिवलिंग, जी हां, विश्व के प्राचीनतम एक लिंगी शिवलिंग, और सांस्कृतिक संदर्भों में अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली और मैहर संगीत राजघराने के लिए प्रसिद्ध है। 1182 में उन्हीं परमारदी देव के दरबार में थे आलाउदल वीर योद्धा, इतने वीर कि कई लड़ाइयां लड़ी, और उनकी 52 लड़ाइयों की कहानियों को ही संकलित करने के क्रम में जगनिक ने एक किताब लिखी, आलाखंड, जो विश्व की सबसे बड़ी लोक कथा मानी जाती है। उस वो जो आलाउदल है ना दोस्तों, उनके बारे में कहा जाता है कि वे आलाउदल आज भी मां शारदा के मंदिर में पूजा करने आते हैं। क्लियर होना चाहिए, पहली खुली जेल नवजीवन शिविर मुंगावली अशोकनगर 1973, दूसरी खुली जेल सतना, और पहली खुली जेल कॉलोनी। कॉलोनी मींस जो कैदी हैं वो अपने परिवारजनों के साथ भी रह सकते हैं वहां पर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती केवीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, प्रदेश यात्रा नाम की हमारी श्रृंखला चल रही है, जैसा आप जानते हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश के एक एक जिले के हर उस जरूरी तथ्य को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जो पटवारी, व्यापम, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, हर तरह के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमारे इस प्रयास के क्रम में साथियों, आज का जिला है मां शारदा की नगरी। जी हां, ऐतिहासिक संदर्भों में जो भरूच स्तूप और आलाउदल की लोक गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है, धार्मिक संदर्भों में मां शारदा और भूमरा के एक लिंगी शिवलिंग, जी हां, विश्व के प्राचीनतम एक लिंगी शिवलिंग, और सांस्कृतिक संदर्भों में अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली और मैहर संगीत राजघराने के लिए प्रसिद्ध है। साथियों, उसी सतना की आज बात होगी, पर अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम नक्शे के माध्यम से देखें तो सतना आपको उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता हुआ नजर आएगा, पर राज्यों के अलावा प्रश्न यह भी बन सकता है कि समीप के किन किन जिलों को टच कर रहा है। तो रीवा, सीधी, शहडोल, उमरिया, कटनी, पन्ना, इन सारे जिलों को वो टच कर रहा है। और किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। इस वाले सेक्शन से प्रश्न बनने की संभावना होती है, और मैं आपको बार बार कहता हूं कि इस तरह के प्रश्न आप केवल एनालिटिकल स्टडी, मैप की स्टडी से ही कर सकते हैं, याद नहीं कर सकते। कौन जिला बाकी के किन किन जिलों को टच कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो तीन बातें हमने देखी कि किस राज्य की सीमा को छू रहा है, किस संभाग के अंतर्गत है, और पड़ोस की किन जिलों को टच कर रहा है। आगे देखें, ऐतिहासिकता। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल से इसका इतिहास है, इतना पुराना है ये क्षेत्र। इतिहासकारों के अनुसार इस बघेलखंड क्षेत्र पे, अब सतना जो है वो बघेलखंड वाले हिस्से में आता है, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में। इस क्षेत्र पर हैया, कलचुरी और चेदी जैसे कबीलों ने अपना शासन स्थापित किया था। और मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया, भरहुत स्तूप से पता चलता है कि शुंग और मौर्य वंश का भी यहां शासन था। दोस्तों, मैंने अपने पुराने लेक्चर्स में भी ये स्पष्ट किया कि ऐतिहासिकता पे हमें इन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए जो ये स्पष्ट करते हैं कि किन किन ने यहां शासन किया। ये पूछा जा सकता है कि फलाने क्षेत्र में या फलाने राजवंश ने किन किन क्षेत्र पर राज किया, या किसी क्षेत्र पर किस किस राजवंश ने शासन किया। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। साथियों, शुंग और मौर्य, भरूच स्तूप से पता चलता है उन्होंने यहां शासन किया था। और हैया, कलचुरी और चेदी, इन कबीलों का भी यहां आधिपत्य रहा था। ये बातें आपको स्पष्ट होनी चाहिए। आगे देखते हैं। गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल आते आते जो सतना था वो कला और वास्तुकला, इनके मामलों में बड़ा ख्याति प्राप्त कर चुका था। फिर आप जानते हैं 1857 की क्रांति, यहां सिपाही विद्रोह हुआ था साथियों। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि रीवा शासकों के जरिए यहां पर ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित हो गया था, क्योंकि रीवा के या बघेलखंडी क्षेत्र के जो प्रमुख शासक थे उन लोगों ने अंग्रेजों को कहीं ना कहीं समर्थन दिया था। मैंने पुराने लेक्चर में भी आपको स्पष्ट किया है। तो किस विद्रोह के बाद? सिपाही विद्रोह के बाद यहां पर आधिपत्य स्थापित हो गया था ब्रिटिशर्स का। रीवा शासक मतलब वो जो पड़ोस के ही शासक थे। ठीक है, आगे देखते हैं। भौगोलिक स्थिति। अच्छा, भौगोलिक में शुरू करूं उससे पहले कुछ उन बिंदु पे बात करते हैं जहां प्रश्न बन सकते हैं, ऐतिहासिक वाले।
कौन कौन से बिंदु? भाई पहला तो ये कि बघेलखंडी क्षेत्र पर किन किन कबीलाई हुकूमतों का आधिपत्य रहा। तो ये हैया, ये शब्द जरा आप ध्यान दीजिएगा, कलचुरी और चेदी। और कौन कौन से राजवंश यहां स्थापित हुए? शुंग और मौर्य। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। कौन सा स्तूप है? भरूत स्तूप। अच्छा, सिपाही विद्रोह का संबंध कहां से है यह पता होना चाहिए। और फाइनली यहां पर ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित हो गया। आगे देखते हैं। भौगोलिक के संदर्भ में रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत ये आता है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी स्पष्ट कर चुका हूं। पड़ोसी जिले के भी नाम में आपको नक्शे में दिखा चुका हूं। संभाग भी बता चुका हूं। रीवा, लाल काली दोनों तरह की मृदा पाई जाती है। धान, चना, प्याज, सोयाबीन। अब चूंकि लाल मिट्टी है तो धान होना स्वाभाविक है, और काली मिट्टी है तो सोयाबीन होना स्वाभाविक है। बट यहां क्वेश्चन ऊपर के इन 3-4 बिंदुओं से बन सकता है। पहला संभाग कौन सा है? पड़ोसी जिले, पड़ोसी राज्य, और किस पठार के अंतर्गत आता है? यहां प्रश्न बनेगा, आपको पता होना चाहिए। आगे देखें। वनस्पति, यहां क्वेश्चन नहीं बनेगा। कहां के वनस्पति इंपॉर्टेंट हैं, कहां क्वेश्चन बन सकता है वो मैं खुद बता दूंगा। ठीक, बाकी नदी उद्गम से संबंधित यहां प्रश्न बन सकता है। मंदाकिनी नदी, डागरी पहाड़ी, टोंस नदी, केमूर सतना के, और ताउन नदी, ये 3 नदियों का उद्गम यहां से माना जाता है। और यहां के भी कहां से ये भी पता होना चाहिए। जैसे टोंस का तो कैमूर से, डागरी पहाड़ी ये आपको पता होना चाहिए। परियोजना कौन सी संचालित है? तो रामनगर माइक्रो इरिगेशन और मझगवा माइक्रो इरिगेशन। ये मझगवा क्षेत्र भी बड़ा प्रसिद्ध है, आगे खनिज के संदर्भ में हम देखेंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान से देखिएगा। जो चीज जरूरी नहीं होती मैं खुद मना कर देता हूं। आगे देखें। अभ्यारण्य की बात करें दोस्तों, तो यहां सिंहपुर क्षेत्र को अभ्यारण्य के रूप में विकसित किए जाने का प्लान चल रहा है। कहां के? सतना के सिंहपुर क्षेत्र को। आगे देखते हैं। टाइगर सफारी। साथियों, मैंने अपने पुराने लेक्चर रीवा वाले में भी स्पष्ट किया था कि मुकुंदपुर रीवा से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और सतना के अंतर्गत भी स्वीकारा जाता है। तो सतना के मुकुंदपुर, कल भी हमारी चर्चा हुई थी, यहां पर 3 अप्रैल 2016 को सफारी किसके नाम पर है? ये मार्तांड सिंह जूदेव के नाम पर। ये पता होना चाहिए कि जो व्हाइट टाइगर सफारी है, विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी मध्य प्रदेश में खोली गई। कहां? मुकुंदपुर। सतना और रीवा से लगभग 20 किलोमीटर दूर होता है ये। तो हमने रीवा वाले जिले में भी इसकी चर्चा की थी। ठीक, और किसके नाम पर है ये स्पष्ट होना चाहिए। मार्तांड सिंह जूदेव के नाम पर है, सतना के मुकुंदपुर में है। आगे देखें। खनिज दोस्तों, खनिज इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बन सकता है। गेरू जो है वो सतना में होता है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो हीरा है, वो कोटरिया और मझगवा। जैसे अभी मैं बात कह रहा था कि जो मझगवा क्षेत्र है वो खनिज के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है। तो कोटरिया क्षेत्र और मझगवा क्षेत्र किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। और कहां का है? सतना का, ये पता होना चाहिए। ठीक, और दूसरा गेरू सबसे ज्यादा कहां होता है? सतना में होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, जो चूना पत्थर है उसके मामले में सतना नंबर 1 है। बट चूना नगरी किसे कहते हैं? तो कटनी को कहते हैं, जो चूना उत्पादन के मामले में सेकंड नंबर पर है। यह भी आपको पता होना चाहिए। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि यार चूना नगरी कटनी को कह रहे हैं, तो हो सकता है सबसे ज्यादा उत्पादन भी वहीं होता हो। नहीं, सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है सतना में, बट चूना नगरी कह रहे हैं कटनी को। प्लीज कंफ्यूज नहीं होना। डोलोमाइट भी पाया जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊपर के ये 3 बिंदु आपको ध्यान से देखने हैं। गेरू, हीरे का कोटरिया और मझगवा क्षेत्र, और चूना पत्थर के मामले में प्रथम और द्वितीय है कटनी, जिसे चूना नगरी कह रहे हैं। आगे देखेंगे। आर्थिक। अब साथियों, चूना पत्थर अच्छा खासा हो रहा है, तो चूना पत्थर किस उद्योग में उपयोगी होता है? सीमेंट उद्योग में। तो यहां सीमेंट उद्योग अच्छे खासे पाए जाते हैं, बल्कि मैं यूं कहूं कि सर्वाधिक पाए जाते हैं। देखिएगा, सतना फैक्ट्री की स्थापना हुई थी 1959 में। किसने की थी? बिरला ग्रुप ने की थी। उसके बाद मेहर में भी एक फैक्ट्री बनी भाई साहब सीमेंट की। कब स्थापित हुई? 1980-81। ये भी किसने की? बिरला ने। ये तो हुआ एमपी के लेवल पर यदि राष्ट्र के लेवल पर देखें, नेशनल लेवल पर देखें, तो भारत की सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री 1904 मद्रास में स्थापित की गई थी। ये भी लगे लगे हम देख लेते हैं वाला तथ्य। आगे देखते हैं। तो ओवरऑल कितने सीमेंट उद्योग देखे? 2, एक सतना और एक मैहर।
1959, 1980 दोनों बिरला ग्रुप। ठीक, आगे बढ़ेंगे। और कारण क्या है? क्योंकि चूना पत्थर सबसे ज्यादा हो रहा है। अच्छा, पशुपालन की बात करूं तो दोस्तों कई जिलों में भी हमने चर्चा की थी कि दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष गोकुल महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा यातायात के संदर्भ में भी उद्योग है। क्या है? रेलवे के मामले में देखें तो वेगन रिपेयर वर्कशॉप। वेगन क्या होता है? रेलवे के जो डिब्बे होते हैं, जो खुले डिब्बे होते हैं, उन्हें वेगन कहा जाता है। उसकी रिपेयरिंग का वर्कशॉप है सतना में, ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उद्योग के मामले में हमने 3 देखे। नंबर 1 सतना, नंबर 2 मेहर, 59, 80 दोनों बिरला ग्रुप, और उसके बाद तीसरा वेगन रिपेयर वर्कशॉप। ठीक, आगे देखते हैं। सांस्कृतिक, सांस्कृतिक में बोलियां ऑब्वियसली बघेली बोली जाएगी। जनजाति कौन सी है? रीवा में भी हमने देखा था सबसे ज्यादा कोल जनजाति है। ठीक, मेला कौन सा लगेगा? मां शारदा की स्थली है भाई, मां शारदा की नगरी है तो मां शारदा का मेला लगेगा। ठीक, मां शारदा शक्तिपीठ में लगता है और नवरात्रि के अवसर पर लगता है। दोस्तों समारोह, यहां कौन सा प्रसिद्ध समारोह होता है? मैंने इंट्रोडक्शन में बात की थी, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीतकार, तो उन्हीं के नाम का यहां संगीत समारोह होता है, उस्ताद अलाउद्दीन खां का। प्रश्न बनता है सीधे कि उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह कहां आयोजित होता है? सतना में आयोजित होता है। आगे देखते हैं। पर्यटन स्थल दोस्तों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पर्यटक स्थल है चित्रकूट। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है, बताने की जरूरत नहीं, स्टार्टिंग में देखा। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है मंदाकिनी नदी पर है, मंदाकिनी नदी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, राम सीता ने वनवास के 14 में से 11 वर्ष यहीं बिताए थे, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखें। सतना जिले में स्थित इस स्थल को 2005 में पवित्र नगर घोषित किया गया था। और सुनिए, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों ने यहां बाल अवतार लिए थे। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अब्दुल रहीम खान खाना की जन्मभूमि कहा जाता है मैयर को, सॉरी चित्रकूट को, आई एम सॉरी। तो कितने फैक्ट हैं? नंबर 1 एमपी यूपी बॉर्डर, नंबर 2 मंदाकिनी नदी, नंबर 3 सबसे ज्यादा वर्ष बिताए, नंबर 4 2005 में पवित्र नगरी बन गया, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने बाल अवतार लिए, और तो और अब्दुल रहीम खान खाना की जन्मभूमि भी माना जाता है चित्रकूट। आगे देखते हैं। चित्रकूट में और क्या है? सीता कुंड है, राम घाट है, कामदगिरी पर्वत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कामदगिरी कहां है? चित्रकूट सतना। कादम्बरी, भरतकूट, हनुमान धारा, अनुसुईया आश्रम, कामतानाथ पर्वत, ये सब कहां है? चित्रकूट में। दोस्तों प्रश्न बनते हैं, प्लीज मैं बोल रहा हूं कि इन बिंदुओं को करना है या नहीं करना है। नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, ज्वाइन कीजिए, नीचे जानकारी दी हुई है। ये सारे स्थल इंपॉर्टेंट हैं, पूछा जाता है, चाहे एमबीबीएससी प्रीलिम्स हो, चाहे व्यापम का कोई पेपर उठा लो आप, और पटवारी तो सबसे खास, पूछा जाता है ये स्थल कहां से संबंधित है। आगे देखिए, और इनको सीधे याद करना है आपको। आगे देखिए, भरूच स्तूप जिसकी मैं चर्चा कर रहा था इंट्रोडक्शन में, 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसे खोजा था। इंपॉर्टेंट है, ईयर भी और व्यक्ति भी जिसने खोजा इसको, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक साथियों, अलेक्जेंडर कनिंघम ये वही व्यक्ति है जिसपे एक बार एमपीएससी प्रीलिम्स में प्रश्न आ चुका है। भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, ये पता होना चाहिए आपको। तो चाहो तो लिख लेना यहां पर, भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम, एमबीबीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है। चलिए आगे देखें। और ये जो स्तूप है जो इन्होंने खोजा, ये मौर्यकालीन स्तूप है, और वर्तमान में इसके जो अवशेष हैं वो कोलकाता म्यूजियम में रखे गए हैं। ये भी पता होना चाहिए, पटवारी का भरोसा नहीं, कुछ भी पूछ लेगा वो। स्तूप कहां है ये नहीं पूछेगा, अभी उसके अवशेष कहां है ये भी पूछ लेगा, कोलकाता म्यूजियम में। साथियों मेहर की बात करें, एक और यहां का पर्यटक स्थल सतना जिले में स्थित है, और कैमूर श्रेणी के त्रिकुटा पर्वत पर विद्यमान है। त्रिकुटा पर्वत पर, यह नाम पता होना चाहिए, कैमूर में। अगला देखें, 2005 में इसे भी पवित्र नगरी घोषित किया। और अब इंपॉर्टेंट देखिए, मेहर में ही अलाउद्दीन खां की कर्मभूमि है, मां शारदा का मंदिर है, और मेहर को संगीत नगरी भी कहते हैं। क्यों? अलाउद्दीन खां के कारण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये मां शारदा का मंदिर, आगे देखते हैं। अब सुनिए सर, मां शारदा शक्तिपीठ सतयुग के प्रमुख अवतार नरसिंह भगवान के नाम पर नरसिंह पीठ के नाम से भी विख्यात है।
प्लीज मां शारदा शक्तिपीठ को और अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? तो नरसिंह पीठ के नाम से जाना जाता है। प्लीज पता होना चाहिए, आपसे नहीं बनेगा नहीं तो। दूसरा, इस पीठ के निचले भाग में मां शारदा के लाल आला उदल तालाब विद्यमान है। साथियों, सतना क्षेत्र के जो भी हमारे बंधु हैं वो जानते हैं, वहां पर बड़ी कथाएं प्रचलित हैं आला उदल की। कौन थे आला उदल साथियों? और उन्हीं आला उदल का तालाब है मां शारदा पीठ, जो शक्ति पीठ, जो मंदिर है उसके नीचे आला उदल तालाब। कौन है आला उदल? दोस्तों, चंदेल वंशी शासक परमार्दी देव। जी हां, परमार्दी देव, चंदेल वंश के अंतिम शासक थे परमार्दी देव। वही परमार्दी देव जिनके विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान ने 1182 में एक रात्रि अभियान किया था। तो चंदेल वंश के अंतिम शासक थे परमार्दी देव, जिनके विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान ने रात्रि अभियान किया था 1182 में। उन्हीं परमार्दी देव के दरबार में, उनके दरबार में दो योद्धा थे, आला और उदल। और दोस्तों, आला उदल के लिए कहा जाता है कि बड़े शौर्यवान थे, बड़े वीर थे, बड़े पराक्रमी थे। और उनकी शौर्य गाथाओं के संबंध में ही एक रचना रची गई है जगनिक द्वारा। पता होना चाहिए, जगनिक ने एक रचना लिखी है जिसका नाम है आलाखंड। आलाखंड, आला उदल के ऊपर लिखी है आलाखंड। और दोस्तों, ये जो आलाखंड है ये विश्व की सबसे बड़ी लोक कथा मानी जाती है। विश्व की सबसे बड़ी लोक कथा आलाखंड। पता है क्यों? क्योंकि आला उदल की 52 कहानियां हैं इसमें, 52 लड़ाइयों का वर्णन है इसमें। आला उदल की 52 लड़ाइयों का वर्णन है किसमें? आलाखंड में। किसने लिखी? जगनिक ने लिखी। विश्व की सबसे बड़ी लोक कथा। और उसको लिपिबद्ध किसने किया? इलियट ने। यह भी पता होना चाहिए, इलियट, लिख लीजिए नाम। हर चीज नोट्स में या पीडीएफ में प्राप्त नहीं हो सकती। तो कितनी अतिरिक्त बातें बताई मैंने। अभी आऊंगा आला उदल पर। चंदेल वंशी शासक परमार्दी देव थे। अंतिम चंदेल वंशी शासक थे परमार्दी देव। उनके विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान ने रात्रि अभियान किया 1182 में। उन्हीं परमार्दी देव के दरबार में थे आला उदल, वीर योद्धा, इतने वीर कि कई लड़ाइयां लड़ी। और उनकी 52 लड़ाइयों की कहानियों को ही संकलित करने के क्रम में जगनिक ने एक किताब लिखी आलाखंड, जो विश्व की सबसे बड़ी लोक कथा मानी जाती है। उसे लिपिबद्ध किया इलियट ने, एक अंग्रेज ने। ठीक, 52 लड़ाइयों की कहानी है। वो जो आला उदल है ना दोस्तों, उनके बारे में कहा जाता है कि वे आला उदल आज भी मां शारदा के मंदिर में पूजा करने आते हैं। और मां शारदा मंदिर के नीचे जो तालाब है, उस तालाब को उन्हीं का नाम दिया है आला उदल तालाब। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ स्नान करते हैं, उसके बाद मां शारदा के मंदिर में आते हैं और पहले ही पूजा कर देते हैं। उसके बाद जब बाकी के धर्मावलंबी वहां जाते हैं और मंदिर के कपाट खुलते हैं तो पूजा हो चुकी होती है, ऐसा पाया जाता है वहां पर। और इस तरह की कथाएं आला उदल की, यह आपको पता होना चाहिए। कहां? सतना, मैहर, मां शारदा मंदिर। क्या बातें क्लियर है? अब आपसे पूछेंगे कि आला उदल तालाब कहां पर है? तो मां शारदा शक्तिपीठ के नीचे विद्यमान है, मैहर में। आला उदल परमार्दी देव के दरबार में थे। बाकी सारी कहानी पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भूमरा शिव मंदिर एक लिंगी शिव मंदिर है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि विश्व का या संसार में सबसे प्राचीन एक मुखी शिवलिंग है। ये देखिए चित्र दिख रहा है आपको, भूमरा का। ठीक, उसके बाद संगीत घराना में चर्चा कर चुका हूं। मेहर घराना है, शास्त्रीय संगीत का प्रमुख स्थान है। और स्थापना किसने की थी? उस्ताद अलाउद्दीन खां जी ने। बातें क्लियर? आगे बढ़ेंगे। अब उस्ताद अलाउद्दीन खां की इतनी देर से बात हो रही है, उनके बारे में थोड़ी बातें कर ले, और चीजें तथ्य देख लेते हैं। इनका अन्य नाम था बाबा, ये उनकी तस्वीर नजर आ रही है। अन्य नाम था बाबा, बचपन का नाम था आलख। ठीक, पता होना चाहिए। जन्म कहां हुआ था साथियों? जन्म हुआ था शिवपुर ग्राम। कहां के? त्रिपुरा, जो आज कहां है? बांग्लादेश में। जो त्रिपुरा क्षेत्र है वहां के शिवपुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था, जो अभी के बांग्लादेश में है। ठीक है, बाबा नाम है दूसरा, बचपन का नाम था आलख। फिर क्या हुआ? आगे देखिए कहानी।
विश्वविख्यात सरोद वादक थे। सरोद मीन्स दोस्तों ये वाला जो यंत्र है इसी को सरोद बोलते हैं, जो बजाने के काम आता है। ये देखिए इनके हाथ में दिख रहा है, ठीक। विश्वविख्यात सरोद वादक थे। और अब सुनिए कहानी। मैहर के राजा ब्रजनाथ के आमंत्रण पर, मैहर के कौन राजा थे? राजा ब्रजनाथ। उनके आमंत्रण पर ये मैहर दरबार की सेवा में गए। कौन? उस्ताद अलाउद्दीन खान। रहने वाले कहां के थे? त्रिपुरा क्षेत्र, जो आज बांग्लादेश में। किसने बुलाया? ब्रजनाथ ने, ठीक। और उसके बाद ये यहां पर आ गए और भोपाल में इनके नाम पर अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी है और इनके नाम का समारोह मैहर में होता है आज भी, जैसा मैंने बताया। और मैहर में ही बस गए थे। फिर वहां इन्होंने अपने संगीत घराने की स्थापना करी, शास्त्रीय संगीत घराना, जैसे मैंने बताया था मैहर संगीत घराने के नाम से जो विख्यात है। तो आपसे पूछें कि अलाउद्दीन खां का जन्मस्थली मध्य प्रदेश के बाहर, ठीक। अलाउद्दीन खां से संबंधित अकादमी, तो अकादमी भोपाल में, ठीक है। और वो रहे कहां, कर्म कहां किया? मैहर में। इसलिए समारोह कहां होता है? मैहर में। कंफ्यूज नहीं होना, आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग तथ्य, उनके शिष्यों में पंडित रविशंकर जी थे, जो क्या करते थे? सितार वादक। पन्नालाल घोष थे, शहनाई वादक। और अली अहमद व अली अकबर, ये सब शामिल थे, ठीक। तो इनके शिष्यों के नाम भी पता होने चाहिए और कौन किस वाद्य यंत्र को बजाते थे ये भी पता होना चाहिए। आगे देखिए, आगे क्या हुआ। इन्होंने अपनी बेटी रोशन आरा का विवाह अपने ही शिष्य पंडित रविशंकर से कर दिया। पंडित रविशंकर जो इधर पीछे आपने देखे, जो सितार वादक है, उनसे कर दिया। जिसके बाद उनका नाम अन्नपूर्णा हो गया, मतलब इनकी बेटी ने नाम बदल लिया। दोस्तों जो अली अकबर खां है पीछे हमने देखे, इन्हीं के शिष्य, वो सरोद वादक थे और वो इनके पुत्र भी थे। तो अली अकबर खां इनके पुत्र हैं, शिष्य भी हैं, सरोद वादक। पंडित रविशंकर सितार वादक, अपनी बेटी का ब्याह इनसे करा दिया। चलिए, नए राग की इन्होंने रचना करी। मदन मंजरी, हेमंत हेमा विहंग, माज खमाज, सुर सितार, चंद्रसागर, ये नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट नहीं। बाकी के जो तथ्य बताए आपको पता होने चाहिए। इनके शिष्यों के नाम, इनके पुत्र का नाम, ये आए कहां से थे, इनका वास्तविक नाम। वास्तविक नाम पे भी आजकल बहुत प्रश्न बन रहे हैं। अकादमी कहां है? भोपाल में है। समारोह कहां आयोजित हो रहा है? सतना, मैहर में आयोजित हो रहा है। आगे देखिए, राजनीतिक साथियों, विधानसभा की बात करें तो यहां कुल 7 विधानसभा सीट हैं। सबके नाम याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे आए। लोकसभा सांसद हैं गणेश सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। आगे देखते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व साथियों, रत्नेश पांडे का नाम आपने सुना होगा, पर्वतारोही हैं। ये उनका चित्र है। पूछा जाएगा रत्नेश पांडे कौन है? पर्वतारोही। कहां से संबंधित है? सतना। आगे बढ़ते हैं। जनांक की साक्षरता मैं अपने हर लेक्चर में स्पष्ट करता हूं, 7 वर्ष से अधिक की उम्र के वे लोग जो लिखना पढ़ना जानते हैं साक्षर कहलाते हैं। यहाँ की साक्षरता है 72.26। लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर कुल कितनी महिलाएं हैं उसे लिंग अनुपात कहते हैं। कितना है? 926। और घनत्व मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग हैं उसे कहा जाता है घनत्व, वो है 297। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अन्य तथ्य दोस्तों, मध्य प्रदेश की संगीत नगरी कहा जाएगा। बिल्कुल, अब आप लगा देंगे उस्ताद अलाउद्दीन खां के योगदान के कारण। सर्वाधिक सीमेंट कारखाने, ये भी आप लगा देंगे बिकॉज ऑफ चूना। आगे देखें, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहां पर है? चित्रकूट, पता होना चाहिए। और सुनिए, मध्य प्रदेश की दूसरी खुली जेल कहां है? यहीं पर है, पर पहली कहां है दोस्तों? 1973 मुंगावली, अशोकनगर। उसका नाम है नवजीवन शिविर। यह प्रदेश की पहली खुली जेल है, 1973 में स्थापित हुई थी नवजीवन शिविर नाम से, मुंगावली अशोकनगर में। और दूसरी खुली जेल है ये वाली जो सतना में है। और खुली जेल कॉलोनी कहां पर है? तो खुली जेल कॉलोनी है होशंगाबाद में। तो क्लियर होना चाहिए, पहली खुली जेल नवजीवन शिविर मुंगावली अशोकनगर 1973, दूसरी खुली जेल सतना, और पहली खुली जेल कॉलोनी। कॉलोनी मींस जो कैदी हैं वो अपने परिवारजनों के साथ भी रह सकते हैं वहां पर, वो है होशंगाबाद में। आगे देखें, मंदाकिनी और गुप्त गोदावरी का यहां मिलन स्थल है। कहां? चित्रकूट में। ठीक है। समाचार पत्र इंपॉर्टेंट है, 2 समाचार पत्र देशबंधु और स्वदेश यहां से निकलते हैं। संग्रहालय ये भी इंपॉर्टेंट है और ईयर भी इंपॉर्टेंट है सर इसका। तुलसी रामवन संग्रहालय है 1978। ठीक,
प्रदेश का सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ है? सतना में है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है। एक जिला एक उत्पाद, हर जिले में हम देख रहे हैं हर जिले के किसी न किसी खास उत्पाद को सरकार द्वारा प्रमोट करने के लिए या विश्व स्तरीय पहचान दिलाए जाने के लिए उसे सूची में शामिल किया जा रहा है। सतना जिले के किस उत्पाद को सूची में शामिल किया गया है? तो उसका नाम है टमाटर, आपको पता होना चाहिए। आगे देखें, अंत की ओर आ गए। धन्यवाद। आशा करता हूं कि मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा, किसी न किसी संदर्भ में आपके लिए लेक्चर उपयोगी होगा। पूरे नोट्स प्राप्त करने के लिए, पीडीएफ ग्रहण करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जानकारी नीचे दी हुई है। धन्यवाद।